हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ये समझते हैं। पढ़ने की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं कि सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस जानना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। बिजनेस एनवायरनमेंट को बिल्ड करने वाले जो डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को हमें पढ़ना है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये डायमेंशंस क्या हैं, किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में अपना योगदान रखते हैं, इसे हमें जानना है। डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ, ये सरकार की एक पॉलिसी थी, तो इससे बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे फ़र्क पड़ा, इसे हमें डिटेल में समझना है इस चैप्टर में। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें कि हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमें पढ़ना है। आइए इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो चीज़ें हमारे आसपास हैं। तो बिजनेस के आसपास जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ उसके एनवायरनमेंट को कहा जा सकता है। अगर से फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके अराउंड जितनी भी चीज़ें होंगी वो इसकी एनवायरनमेंट को बिल्ड करेंगी। अब इसके अराउंड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये हम जानते हैं। इसके अराउंड होती है सोसाइटी, सोशल, इसके अराउंड होते हैं पॉलिटिकल लोग, इसके अराउंड पॉलिटिकल लोग यानी कि जितने भी लोग सरकार या सरकार में या सरकार के विपक्ष में बैठते हैं वो सारे। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां, जो खरीद बिक्री, व्यापार, तो अर्थव्यवस्था होती है इसके अराउंड। कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी से ही ड्रिवन होता है, तो इसके अराउंड, बिजनेस के अराउंड जो सराउंडिंग्स होती है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। टेक्नोलॉजी के अलावा जो लीगल रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स हैं, उनके अंतर्गत ही बिजनेसेस को काम करना होता है। चाहे वो किसी भी देश में बिजनेस क्यों ना चल रहा हो, वहाँ के कानून के अनुसार ही बिजनेस को चलना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये समझना हमारे लिए अब आसान है कि ये डायमेंशंस है बिजनेस के जो इसको सराउंड करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही डायमेंशंस हैं या इसके अलावा और भी डायमेंशंस हैं? जी, इसके अलावा और भी डायमेंशंस हैं जो इस चैप्टर में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम अपनी सराउंडिंग्स को, एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं? कैन वी कंट्रोल आवर सराउंडिंग्स? जवाब है ना। हम अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को भी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो इससे अब हमें इसको डिफाइन करना आसान है कि बिजनेस एनवायरनमेंट refers to those forces, factors, individuals, institutions which are out of the control of any organization, but they have a good influence on the organization, on its business. वैसे फैक्टर्स, वैसे लोग, वैसे समूह जो संस्थान के, इंटरप्राइज के कंट्रोल के बाहर तो हैं, लेकिन उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस संस्थान के ऊपर है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। आइए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर में हमें समझना है। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। वो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो बिज़नेस को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, वो इन्वायरमेंट को बिल्ड करती हैं। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वैसी सारी फोर्सेस जो कि उसके बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो उसकी इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वो बिज़नेस इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये फोर्सेस 2 तरह की हो सकती हैं, स्पेसिफिक और जनरल। अब स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब, स्पेसिफिक वर्ड से ही आप क्या समझते हैं? स्पेसिफिक का मतलब बिल्कुल सटीक, यानी स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस जो मैंने यहाँ लिखा स्पेसिफिक, वैसी फोर्सेस जो डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिनका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे सीधा इन्फ्लुएंस किनका होगा? कंज्यूमर्स का होगा। किसी भी बिजनेस के ऊपर सीधा इन्फ्लुएंस किनका होगा? कंज्यूमर्स का होगा। उस बिजनेस के साथ जुड़े हुए जो वेंडर्स हैं उनका होगा। ये 2 ऐसे लोग हैं जिनका सीधा, बिल्कुल सीधा सरोकार है उस बिज़नेस के साथ। तो ये
इनके द्वारा कोई भी इन्फ्लुएंस जो डाला जाएगा बिजनेस के ऊपर वो सीधा डाला, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मेंबर नहीं होते। ये ऐसे लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन, जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। किसी की दुकान है, वहाँ कंज्यूमर्स आएंगे या नहीं आएंगे ये दुकानदार को थोड़ी ही मालूम है। उनकी जब मर्जी होगी तब वो आ सकते हैं। उसी तरीके से वेंडर्स हैं, तो वेंडर्स अलग अलग तरह के सप्लाईज़ को मेंटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। अब अगर कोई चीनी मिल है, शुगर की फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत तरह के वेंडर्स आपको आएंगे। तो वो वेंडर्स किस तरीके से आएंगे, क्या उनकी डिमांड्स होंगी, क्या प्राइसेस होंगे, ये इसके ऊपर बिजनेस डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब हम लोग बात तो ये हो गए स्पेसिफिक नेचर के लोग जो सीधे सीधे इन्फ्लुएंस बिजनेस को करते हैं। लेकिन जनरल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं? जनरल फोर्सेस हो गई सोसाइटी, सोशल, जनरल फोर्सेस हो गए पॉलिटिकल, जनरल फोर्सेस हो गए आपको लीगल, टेक्निकल, ये सारे जनरल फोर्सेस हो गए। अब एक जगह पे, एक इलाके में पता चला आपको कि वहाँ पे कुछ टेलीफोन नेटवर्क में ख़राबी आ गई है और इसके कारण से वहाँ 2-3 दिन तक नेटवर्क डिस्टर्ब रहेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये इसका सीधा सरोकार तो बिजनेस से नहीं है, इनडायरेक्टली तो फ़र्क पड़ेगा, इनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि 2 दिन बंद, तो बिज़नेस के ऊपर सीधा उन्होंने कोई ऐसा असर नहीं डाला, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो उस बिज़नेस के ऊपर आएगा ही आएगा। अब फैक्ट्री है तो वर्कर्स काम पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि क्या पूरा लॉकडाउन है। तो ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं जनरल फोर्सेस। वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड बिजनेस इन्वायरमेंट में एक तो हो गए एक्सटर्नल फोर्सेस, में सारे ही फोर्सेस आ गए जो इन्वायरमेंट को बिल्ड करते हैं। सभी लोग, सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार के फैक्टर्स, लोग नहीं इनफैक्ट, तो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को, इन्वायरमेंट को बिल्ड करते हैं। दूसरे हो गए स्पेसिफिक और जनरल। यहाँ स्टूडेंट्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इसको बहुत डिटेल में समझना थोड़ा ज़रूरी है, तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। तो स्पेसिफिक वो जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हो बिजनेस को, जनरल वो जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हो, जिनका सीधा असर वो बिजनेस एनवायरनमेंट पे ना हो लेकिन इनडायरेक्टली हो। इंटर रिलेशन क्या है? जितने भी तरह के ये डायमेंशंस हैं ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी अभी कंज्यूमर्स हैं क्या हैं, ये जुड़े हुए हैं वेंडर्स के साथ, ये जुड़े हुए हैं पूरे कंप्लीट बिजनेस के साथ, ये सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। यही इंटर रिलेशन इसी को कहा जाएगा। अब इसको किसी एग्जाम्पल से हम समझें, बिल्कुल समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि सरकार ने कानून बना दिया है कि सारे जितने भी स्टेट में जॉब करने वाले लोग हैं उनको एक प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा एक कानून बनाया गया। इस प्रोफेशनल टैक्स के कारण लोगों की इनकम थोड़ी कम होगी। अब लोगों की इनकम कम होगी तो क्या, उससे क्या आएगा? लोगों की परचेजिंग कैपेबिलिटीज़ कम होगी। जब परचेजिंग कैपेबिलिटीज़ कम होगी तो मार्केट से डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ेगा, प्राइसेस पे भी फ़र्क पड़ेगा। गवर्नमेंट के एक इस फैसले से कई लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू हुआ। इसी तरीके से इसमें से एक हम लोग सोशल एनवायरनमेंट को उठाते हैं। अब ये इस एग्जांपल से आप और बेटर समझ पाएंगे। हमारे ईस्टर्न इंडिया में आया दुर्गा पूजा का त्यौहार। दुर्गा पूजा के फेस्टिवल के टाइम में आपने देखा कपड़ों की दुकानों पे भीड़, जितने भी तरह के कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उन सभी दुकानों पे क्या है? भीड़ है। एफएमसीजी पूरी तरीके से खरीदारी हो रही है। ऑटोमोबाइल, किसी ने बोला मैं दशहरे के दिन खरीदूंगा, मैं विजयदशमी के दिन क्या निकालूंगा? गाड़ी निकालूंगा। ऑटोमोबाइल में भीड़। रेस्टोरेंट्स भरे हुए। सिनेमा हॉल्स यानी एंटरटेनमेंट के जितने भी साधन हो सकते हैं सब फुली पैक्ड, फुली एंगेज्ड। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सीज़ और जितने भी ये ओला उबेर सब चलाने वाले हैं सब सारे भरे हुए। सभी के पास बिजनेस। क्यों? क्योंकि एक सोशल कॉज है, फेस्टिव सीजन है, इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर आ रहा है। तो हम लोग इंटर रिलेशन सारे फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक फैक्टर में अगर ग्रोथ होता है तो बाकियों को भी उसका लाभ मिलता है।
एक में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी फैक्टर्स भी उसके साथ जुड़े हुए होने के कारण उनमें भी इन्फ्लुएंस आता है। दिस इज इंटर रिलेशन। तो इन्वायरमेंट में एक कहा गया स्टूडेंट सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब क्या? सभी लोग अच्छे होंगे तो बिजनेस भी अच्छा होगा, अच्छे नहीं होंगे तो उसमें भी थोड़ा नुकसान ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दुखी हो तो दूसरा बहुत खुश होगा। ये कहीं अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो इंटर रिलेशन इस तरीके से है। अनसर्टेनिटी क्या है ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि एक फैक्टर दूसरे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। एक फैक्टर कब बदल जाएगा, कोई पॉलिटिकल सीन बन जाएगा, कोई सोशल फैक्टर अचानक से खड़ा हो जाएगा, यू नेवर नो। कोई लीगल मसला सामने आ जाएगा जिसके कारण पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज कर जाए, यू नेवर नो। किसी भी प्रकार के अनसर्टेनिटी को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप तैयार रह सकते हैं, आपका बैकअप प्लान हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, बट यू कैनॉट से कि ये कब होगा। तो इसी को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टन होता है, यहाँ चीज़ें फिक्स्ड नहीं होती। आज ऐसा है, कल कैसा होगा, नोबडी नोज। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा दूसरे अगले फैक्टर के कारण है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता ही है, जिसे रोज़ बदलना है थोड़ा थोड़ा करके। तो वो जिसे रोज़ बदलना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या है, रोज़ बदलने वाली चीज़ है। रोज़ नए नए तरह के ऐप्स, नए नए तरह के सॉफ्टवेयर्स, नए नए तरह के प्रोग्राम्स, नए नए तरह की टेक्निक्स जहाँ रोज़ डेवलप हो रही हैं। लीगैलिटीज़ अगर आप देखें, रोज़ उसमें कुछ ना कुछ नए लॉज, नए एडिशंस, बहुत सारे। कंज्यूमर की अगर टेस्ट, अब इन सारे टेक्नोलॉजीज़ के आने के कारण कंज्यूमर के बिहेवियर में भी लगातार बदलाव, प्रोडक्ट्स को लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू चेंज किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है। तो चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार बदल इसलिए रही हैं क्योंकि सारे जो डायमेंशंस है बिजनेस के वो भी लगातार बदल रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि अगर इस चीज़ को ऐसे समझा जाए कि डायमेंशंस के बदलने के कारण ही बिजनेस एनवायरनमेंट भी बदल रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही क्लियर पिक्चर देगा। और इसी के कारण ये अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक डायमेंशन बदलेगा तो बाकी के डायमेंशंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक के बाद एक जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप समझने में, आप इनके अगर इंटर रिलेशंस को एक के साथ दूसरा कैसे लिंक्ड है, इसको अगर आप समझते हैं तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता काफ़ी है। जटिलता इसलिए है, अब ये जटिलता ना होती तो इस चैप्टर में हम डीमोनेटाइजेशन को नहीं पढ़ रहे होते। गवर्नमेंट को भी ये नहीं पता था कि इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, इससे क्या चीज़ें निकल के आएंगी। चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ कि स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस इन्वायरमेंट में बिज़नेस को कैसे करना है। बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कहा ही गया है कि स्कैन करते रहिए और आप चेंज होने के लिए तैयार रहिए, आपको हमेशा डायनेमिक रहना पड़ेगा। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद ये मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने भी ये सोचा नहीं था कि इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि थोड़े से चेंजेस के कारण बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत जटिलताएं हैं और इन जटिलताओं को हमें बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। कई बार इनको समझने में इतना टाइम निकल जाता है कि आपको लगता है कि बहुत लेट हो गया, समझ में तो आया लेकिन बहुत टाइम निकल जाने के बाद समझ में आया। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू सो मेनी डायमेंशंस। रिलेटिविटी के ऊपर बहुत सारे केस स्टडीज़, आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर केस स्टडीज़ हैं। हम लोग कुछ केस स्टडीज़ को देखने वाले भी हैं, तो इसी सेक्शन के अगले हिस्से में हम लोग देखने वाले हैं। तो रिलेटिविटी की अगर बात की जाए तो रिलेटिविटी में होता ये है कि एक बिज़नेस है वो यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। साड़ी की एक फैक्ट्री है, बहुत अच्छी साड़ियाँ बनाती है और गुजरात में है, और वहाँ से वो पूरे कंट्री में
साड़ियाँ भेजी जाती हैं। लेकिन इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक लंदन में भी साड़ियों की आउटलेट ओपन करेंगे, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। क्यों? रिलेटिवली, यहीं पे रिलेटिविटी की बात है, रिलेटिव टू इंडिया वहाँ पे लोग साड़ियाँ नहीं पहनते, वहाँ के कल्चर में ये नहीं है, इसलिए वहाँ पे रिलेटिवली ये बिज़नेस बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। तो कई बार ऐसा देखा है कि दो बिजनेसेस हैं, एक बिज़नेस बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट करके, दोनों बिल्कुल सही सेम तरीके से, सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के साथ, सेम बिजनेस पॉलिसीज़ के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें रिलेटिव होती हैं। रिलेटिवली वो बेटर इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहाँ कल्चरल सपोर्ट होगा, लीगल सपोर्ट होगा, माइट बी, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ें ठीक चल रही हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखिए कि हमारे स्टेट में बहुत सारी बिजनेसेस ऐसी हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं, लेकिन दूसरे स्टेट्स में वो बहुत दूसरे स्टेट्स के साथ अगर बात करिए तो वहाँ की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पूरी इकॉनमी वहाँ टिकी हुई है, और मैं बात कर रहा हूँ टूरिज़्म की। तो बिहार में टूरिज़्म के लिए बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन रिलेटिवली अगर बात की जाए तो बिहार में टूरिज़्म के लिए इतना स्कोप है कि जिसकी कोई बात ही नहीं की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिज़्म में बिहार रिलेटिवली बहुत पीछे है दूसरे स्टेट्स से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इसी को आप रिलेटिविटी बोलते हैं। आई होप कि हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। आइए दूसरे सेक्शन में चलते हैं और वहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखें, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यूनिक लिमिटेड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश. It is earning low revenue in comparison to another electronic company, Pace Limited, situated in Delhi. Both the enterprises are affected by the investors, customers, competitors, suppliers in their respective locations. At the same time, both are also affected by economic condition, change in technology, etc. Identify the features of business environment discussed in above paragraph. And the 4 options given are: number A, relativity and complex; number B, complex and all external forces; number C, specific and general and dynamic; number D, relativity and specific and general. तो आपने क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देखने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शंस भी हैं। इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में ही जवाब छुपा हुआ होता है। आप क्वेश्चंस में देखिए, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स की बात लिखी गई है और प्लेसेस की बात लिखी है, एक दिल्ली में है और एक दूसरे प्लेस में। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आप एक बार फिर से वापस लौट के पिछले क्लास थोड़ा सा पीछे ले जाइए इस वीडियो को और देखिए। हम लोगों ने जब स्पेसिफिक की बात की थी तो हम लोगों ने वहाँ पे कंज्यूमर्स की बात की थी और वेंडर्स की बात की थी। वहीं पे आपके टेक्स्ट बुक में इन्वेस्टर्स की बात भी की गई है। तो ये सारे लोग जो है डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और ये स्पेसिफिक नेचर के हैं। जब प्लेसेस की बात हो कि एक जगह पे बिज़नेस अच्छा कर रहा है और दूसरी जगह पे वही बिज़नेस उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो चीज़ें रिलेटिविटी से जोड़ी जाती हैं। उसका मतलब बिज़नेस एनवायरनमेंट का ये रिलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उससे वहाँ उसको समझा जाना चाहिए। आइए दूसरे एक जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अगले सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द मार्केट. विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस पॉइंट. और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये सारे फैक्टर्स के थ्रू क्या चेंज आएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है, और इससे ये पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स वाला फीचर हमने पढ़ा तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है। यू कैनॉट एक्चुअली से कि किस को चेंज करने से कितना % कहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बता पाना बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए इसका जवाब होगा कॉम्प्लेक्स, और ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। अब आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन है।
2 big banner movies were scheduled to be released on the same date. On the last moment, release of one of the movies had to be postponed due to opposition of a group of people due to some unethical contents related to their religion was shown in that movie. The other movie released on time and made huge profit as there was no competition, and movie which was postponed suffered losses. Which feature of business environment is highlighted here? Question number 1. Question number 2. Identify the dimension of business environment which delayed the release of movie. इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए, केस स्टडी है, 2 मूवीज़ रिलीज़ हुई। तो एक पहला क्वेश्चन है कि एक मूवी चली, दूसरी नहीं चल पाई, क्यों नहीं चल पाई? फिर जगहों का फ़र्क, तो जगहों का फ़र्क, यहाँ एक बिज़नेस चल पा रहा है, दूसरा नहीं चल पा रहा है, तो रिलेटिवली उसने नहीं किया, या तो यहाँ रिलेटिविटी वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लागू होता है। दूसरे में जो लोगों ने अपोज किया और मूवी को रिलीज़ नहीं होने दी और मूवी अच्छा नहीं कर पाई, ये क्या है, सोशल और कल्चरल मामला है, सोशल फैक्टर्स है, सोशल इन्वायरमेंट, सोशल फोर्सेस ने इसको ऐसा नहीं होने दिया। बिजनेस इन्वायरमेंट में सोशल फैक्टर्स इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इन तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम सीखे गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करें। अगर हम सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट पे बहुत हमारी क्लैरिटी आएगी। आइए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इस सेक्शन में स्टूडेंट्स हम इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को देखते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है? तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इट एनेबल्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। एक बिज़नेस के लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ को जानना। अगर आपको ये मालूम है कि कौन बिज़नेस इन्वायरमेंट के हिसाब से ये एक ऐसा सेक्टर हो सकता है, एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो सिर्फ हमारी कंपनी ही बना रही है, और उस हिसाब से आप ये प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं, तो कितना अच्छा हो। इसको सबसे पहले अगर ऑटोमोबाइल्स का एक एग्जांपल लें तो मारुति उद्योग ने 1984 में ये रियलाइज़ किया कि इंडिया में स्मॉल कार अगर हम लेके आते हैं तो उसकी बहुत एक अच्छी मार्केट डेवलप हो रही है, डेवलपिंग इकॉनमी थी, और वहाँ पे ये स्मॉल कार बहुत बड़ी हिट साबित हुई, काफ़ी बड़ी हिट। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, कि जब कोई नहीं सोच रहा है तब आप उसके विषय में सोच लें, उसको कर लें। ये करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को बिज़नेस स्कैनिंग काफ़ी करनी होती है, काफ़ी बिज़नेस एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से समझना होता है। उसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की खुद की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इस तरह की है कि मार्केट की नीड के हिसाब से, बिज़नेस एनवायरनमेंट के हिसाब से एक ऐसे प्रोडक्ट को वो लेके आ सकें। इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम जान पाएँ। अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए एनवायरनमेंट को जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं स्टूडेंट्स बताऊँगा। जब बार बार मैं आपको ये बोलता हूँ कि एक्सप्लोर योर एबिलिटीज़, आप एक्सप्लोर कब करेंगे? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट से बाहर निकलेंगे, यानी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से बाहर निकल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करेंगे। आई होप दैट वी आर क्लियर। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टू एनेबल द ऑर्गेनाइजेशंस टू टेक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग साइन। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट को आप लगातार देखते रहते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसको समझते हैं, तो आपको ये हेल्प करती है ये बताने में कि कहाँ पे थ्रेट्स हैं, क्या खतरे हो सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, आपकी पॉलिसीज़ में कहाँ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ये थ्रेट्स के बारे में इंडिकेशन देना बिजनेस एनवायरनमेंट से ये पॉसिबल है। इसकी स्टडी हम इसलिए कर भी रहे हैं। और अर्ली वार्निंग साइन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 1984 में मारुति उद्योग ने यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाई, गुड़गांव में उनकी प्रोडक्शन चालू हुई, मारुति की छोटी कार मारुति 800। लेकिन 91 के बाद जब यहाँ
इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, प्राइवेट कंपनीज़ का आना, ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब ढेर सारी ऑटोमोबाइल की कंपनीज़, अलग अलग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ इंडिया में आ गई, तो उसको बहुत पहले ही मारुति ने आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि मारुति की जो टीम है वो लगातार बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करती रहती है। उन्होंने बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया और स्कैन करके जहाँ पहले मार्केट में वो अकेले प्लेयर थे, अब मार्केट में बहुत कंपटीशन आने वाला था। सही समय पे मारुति ने इस चीज़ को समझा और समझ के अपने प्रोडक्ट लाइन में लगातार बदलाव किए, और आज ऑटोमोबाइल सेक्टर कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, उसमें भी मारुति ने अपने रिसर्च से, अपने सही फैसलों के फलस्वरूप आज भी मार्केट शेयर के मामले में एक अच्छा स्थान रखती है मारुति, और रिलायबिलिटी के मामले में आम लोगों के लिए आज मारुति ही है। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए तो ये थ्रेट और अर्ली वार्निंग को अगर ये इस कंपनी ने पहले नहीं समझा होता और अपने कंफर्ट जोन में बिल्कुल आराम से वो होते कि चलो हमें प्रोडक्ट बदलने की ज़रूरत क्या है। स्टूडेंट्स, आपने गौर किया होगा, लगातार मारुति अपने मॉडल्स को अपग्रेड करके नए नए वर्जन्स उतारती रहती है। 1 से 1.5 साल के अंदर उनका नया वर्जन, उसी मॉडल का नया वर्जन आ ही जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत प्रेरणादायक है, हम लोगों के लिए सीखने लायक है कि किस तरीके से कंपनीज़ लगातार अपने आप को अपग्रेड करती हैं। 1-1.5 साल के अंदर एक नया प्रोडक्ट लेके आ जा रहे हैं, उसका अपग्रेडेड वर्जन लेके आ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के लॉन्चिंग के बाद 6 महीने के अंदर ही वो उसके ऊपर काम करना, अपग्रेड्स के ऊपर शुरू करते होंगे, तभी तो प्रोडक्शन करके वो निकाल देते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस, तो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। टू असेंबल रिसोर्सेज को असेंबल करने में, ये आप इन्वायरमेंट को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को जब आप स्टडी करते हैं तो आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी स्टडी करते हैं, उसके लीगल एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं। आप लीगल एस्पेक्ट्स को अगर देखते हैं तो पता चलता है कि कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए थे गवर्नमेंट ने, वहाँ बहुत बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स उन्होंने कंपनीज़ को दिए थे। अब जो कंपनीज़ उसमें पहले से बहुत वॉचफुल थीं, उनको फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी मिला, क्योंकि उनको जानकारी थी, तो उन्होंने ये रिसोर्सेज क्या किए ना, तुरंत असेंबल किए। अपने ढेर सारी यूनिट्स अलग अलग शहरों में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में उन्होंने अपने लिए एक स्पेस, चूँकि उनका लगातार उनकी स्कैनिंग चल रही थी, तो रिसोर्सेज को आप टैप कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू टैप रिसोर्सेज वंस यू नो एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट प्रॉपरली। ये इसका बहुत बड़ा लाभ है कि आप रिसोर्सेज को जान पाएँ। कहीं पे पता चला कि एक कंपनी फिशेस के सप्लाई में है, वो फ़िश बिज़नेस में है, और कहीं पे बहुत बड़े बड़े तालाबों की नीलामी की प्रक्रिया, लीज़ पे देने की प्रक्रिया चल रही। तो अगर वो सारे रिसोर्सेस इस कंपनी ने अपने कंपनी को लीज़ करवाने में सफलता पा लिया, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये रिसोर्सेज को टैप करने में बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी काफ़ी हेल्प करती है। इसका अगला इंपॉर्टेंट रोल है टू एडजस्ट एंड एडाप्ट विद द रैपिड चेंजेस। एनवायरनमेंट तो बदलना है नहीं, तो हम खुद ही को बदलते हैं, हम खुद एडजस्ट होते हैं, खुद को अडॉप्ट करते हैं, और अडॉप्ट करने के साथ क्या करते हैं कि जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस, जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ खुद को व्यवस्थित करना, खुद को एडजस्ट करना, यही बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें समझना चाहिए। यही मूल बात है, यही महत्वपूर्ण बात है कि अपने आप को किस तरीके से बदलेंगे। समस्याएं आमतौर पे तब शुरू हो जाती हैं जबकि हम लोग ये बोलते हैं कि आप बदलो। तो आप क्यों बदलो? आपका इन्वायरमेंट आप नहीं बदल सकते, आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालना होगा। इसी को अडेप्ट करना बोलते हैं, एडजस्ट करना और अडेप्ट करना। तो ये अगला पॉइंट था। और प्लान एंड मेक पॉलिसीज़। अब आप पूरे इन्वायरमेंट को जब समझते हैं तो आप अच्छे तरीके से प्लान बना सकते हैं, आप उसी हिसाब से पॉलिसीज़ बना सकते हैं। आपके प्लान्स कुछ इस तरह के होंगे जो कि उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे तरीके से आपको सफलता दिलाएंगे, आपकी कंपनी अच्छी प्रॉफिट्स बनाएगी। अब ये है, अभी फॉर एग्जांपल लॉकडाउन के टाइम में जो कंपनीज़ से हैंड वॉश बना रही थी, उन्होंने तरह तरह के हैंड वॉश बनाना शुरू किया, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। अगर बढ़ा दिया है तो बहुत अच्छा किया है। साथ साथ इस तरह की कंपनीज़ ने ये भी फैसला किया कि हम लोग क्यों ना मास्क बनाना शुरू करते हैं, एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करते हैं।
इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। ऊपर से लेके बड़े बिजनेस से लेके छोटे बिजनेसेस तक, जो सड़कों पे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो अलग अलग गाड़ियों पे चाकू, छुरी और घरेलू यूज़ के जो सामान सेल किया करते थे, ऐसे लोगों को देखा जा रहा है अभी। छोटे घर के बने हुए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बने हुए मास्क, उसकी बिक्री हो रही है। तो ये एक प्रोडक्ट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना शुरू किया तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये सोचना है एक बिज़नेस स्टडी के स्टूडेंट होने के नाते कि अभी और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि जिसकी ज़रूरत लोगों को है और वो कंपनीज़ को बनाना चाहिए, उससे उनको लाभ होगा। तो इस पर सोचना है। ओवरऑल इससे क्या होता है, बिज़नेस इन्वायरमेंट की स्टडी से फ़ायदा ये है कि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बढ़ती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं स्टूडेंट्स। कंपनीज़ की परफॉर्मेंस इससे बेटर होती है। कंपनीज़ ओवरऑल बहुत अच्छा करती हैं अगर वो अपने बिज़नेस इन्वायरमेंट को समझती हैं। एक कंपनी को सक्सीड करने के लिए, बहुत बेटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट को लगातार स्कैन करते रहा जाए। आज की क्लास बस इसी टॉपिक पे हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग अगली क्लास में अगले वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।